हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स 9.8 और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। इस वीडियो को हम यूनिट डायमेंशन का एंडिंग पार्ट कहेंगे, बोले तो क्लोजिंग सेरेमनी। एक छोटा सा नोट लिखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे सवालों का, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस देखेंगे और उसके बाद छुट्टी ताला बंद। मेरे लिए ताला बंद, लेकिन तेरे लिए ताले खुल जाएंगे बहुत सारे सवालों के लिए। कोई करेक्शन के लिए डिस्क्रिप्शन पढ़ लें वीडियो शुरू करने से पहले। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो, शुरू करते हैं। तो यार नोट लिखते हैं सबसे पहले, और नोट लिखने के साथ साथ उसको समझेंगे भी। तो नोट क्या है कि हमारे पास बहुत सारी इक्वेशन है जो फिजिकली रियलाइजेबल हैं, जिसमें से एक सबसे खूबसूरत एग्जांपल हमारे पास कौन सा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन फिजिकली रियलाइजेबल है। बहुत सारे सवाल हमने इस इक्वेशन पर करे हैं, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ये हमने देखा है अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि फिजिकली रियलाइजेबल और फिजिकली करेक्ट इक्वेशन, फिजिकली करेक्ट इक्वेशन 100% डायमेंशनली करेक्ट होगी। डायमेंशनली करेक्ट होगी, लेकिन जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली भी करेक्ट हो। बात समझ में आ गई क्या? तो रिवर्स इसका 100% ट्रू नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? तो ये वाला जो एरो है, मैं इसके ऊपर क्या लिखना चाहूंगा, नॉट नेसेसरीली। The equation which is dimensionally correct need not to be necessarily physically correct equation, but the equation which is physically correct definitely it is dimension that the so the equation which is physically correct, definitely that equation will be dimensionally correct, but the reverse is not necessarily true. बात समझ में आई है आपको? क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि एक ही डायमेंशन की कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज पॉसिबल हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि वर्क डन, बोले तो एनर्जी, बोले तो टॉर्क, इन तीनों की डायमेंशनल एनालिसिस सेम है, यानी कि ml2t-2। बात समझ में आ गई क्या? तो कहीं भी अगर ये वाली डायमेंशन है, तो मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हो सकता कि वो वर्क डन है, वो एनर्जी है या टॉर्क है। बात समझ में आई क्या? तो इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप जल्दी से लिमिटेशंस। क्या लिखोगे आप? लिमिटेशंस। तो लिमिटेशन की बात वहीं से शुरू करते हैं जहां से अभी हमारी बात चल रही थी। वो नोट ही हमारी पहली लिमिटेशन है। इफ, पहला पॉइंट लिखते हैं, इफ dimensions are given, then physical quantity may not be unique. If dimensions are given, then physical quantity may not be unique. Then physical quantity may not be unique. बात समझ में आई कि नहीं आई कि फिजिकल क्वांटिटी यूनिक नहीं होती? बात समझ में आ गई क्या? फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन may have entirely different physical significance. एग्जाम्पल वही सब, क्या? वर्क डन, एनर्जी,
और ये कौन है, टॉर्क। बात समझ में आ गई क्या? तो अब अगर हम किसी डायमेंशन एनालिसिस को कंसीडर करके आगे बढ़े और हम टॉर्क मान के चल रहे हैं उसको, टॉर्क एक अलग ही चीज है, वर्क डन एक अलग ही चीज है। बात समझ में आ गई क्या? तो ये पहला पॉइंट आपको एज अ लिमिटेशन समझ में आना चाहिए। बात समझ में आ गई क्या? इन सभी के लिए क्या होता है, ml2t-2। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से जो भी आप फॉर्मूला डिराइव करते हो उसके अंदर आप डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। बात समझ में आई क्या? जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये वाला फॉर्मूला डिराइव करो, g m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आप 9th पास हो तो आपको पता है कि g क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो ये आपको पता है, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से इसके बारे में पता नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कैलकुलेट किया, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कोई कांस्टेंट और अंडर रूट एल अपॉन जी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि k की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जिसको हम एक्सपेरिमेंटली फाउंड करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से उसको हम फाइंड नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई क्या? फाइंड करेंगे किसकी हेल्प से, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। और एक और लास्ट बात, जैसे कि आप काइनेटिक एनर्जी के लिए जानते हो कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन अगर आप इसको डायमेंशनली डिराइव करने की कोशिश करोगे तो हाफ का आपको कोई अंदाजा नहीं लग पाएगा। बात समझ में आई क्या? तो एक लिमिटेशन ये हो गई कि बाबा हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू, फॉर्मूले में जितने भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई क्या? एक और अहम पॉइंट कि बाबा आप ये नहीं बता सकते डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से इफ द फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। समझ में आएगा? इफ द फिजिकल क्वांटिटी is scalar or vector. तो dimensional analysis does not give us any idea if the physical quantity is scalar or vector. तो ये भी एक अहम पॉइंट है, आपको समझ में आना चाहिए। बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट हम देखते हैं एक चौथी लिमिटेशन ये कहती है कि डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से कभी आप वो फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाएंगे जिसके अंदर एक साइड एक से ज्यादा टर्म हो। इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए जिसके अंदर इक्वल टू के किधर भी दो साइड हों, जैसे कि मैं आपसे कहूं एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2। जैसे कि आपके पास एक फॉर्मूला है यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इस वाली इक्वेशन में इक्वल टू के एक साइड दो टर्म हैं। तो आपने शायद इस बात पे ध्यान ना दिया हो, लेकिन मैं आपका ध्यान दिलवाता हूं कि हमने जितने भी फॉर्मूला ड्राइव किए हैं उसके अंदर ऐसा कुछ था कि T इज इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। हमने विस्कस फोर्स के लिए डिराइव किया 6 पाई ईटा आर वी। हमने डिराइव किया काइनेटिक एनर्जी, हमने डिराइव किया सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सारे के सारे वो थे जिनके अंदर इक्वल टू के किधर भी, इक्वल टू के इधर देखो या उधर देखो, सिर्फ एक पार्ट है। लेकिन अगर दो पार्ट आ गए तो हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से इनको डिराइव नहीं कर सकते। तो हमें इतना पता है कि या तो प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए हमारा फॉर्मूला, प्रोडक्ट फॉर्म में होगा तो कर जाएंगे, पार्ट्स के फॉर्मूला होगा तो कर जाएंगे। लेकिन अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ यूज हुआ फॉर्मूले में अगर एक से ज्यादा टर्म आई इक्वल टू के किधर भी, इस वर्ड को नोट करना है, क्या बोल रहा हूं मैं, इक्वल टू के किधर भी अगर एक से ज्यादा टर्म आई ऑन आइदर साइड इफ देयर आर मोर देन वन पार्ट, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से उसको डिराइव नहीं कर सकते। बात समझ में आई क्या? तो ये थी चौथी लिमिटेशन, समझ में आया क्या? ठीक है, फिफ्थ की बात करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से, देख इसको नहीं कर सकते, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक आखिरी बात, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से आंखें खोल के बैठ और लिखता रहे साथ साथ। ये कोई तेरी कैरी मिनाटी की या बीबी की वाइंस की आशीष चंचलानी की कोई वीडियो नहीं है जिसको तू ऐसे ही देखे और मजे करके निकल ले। कॉपी पेन लेके बैठ। तो ध्यान से सुन कि यार ये 0.5 क्या कहने जा रहा हूं,
This dimensional analysis cannot be used to derive the equation which contains trigonometric functions. Trigonometric functions, comma, exponential terms. Exponential terms or logarithmic functions, log functions. Those equations which involves these kind of functions cannot be derived with the help of dimension analysis. बात समझ में आ गई क्या? क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल या लॉग जितने भी हैं ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हैं. क्या हैं ये? डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हैं. तो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज का डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम कहीं पे कोई यूज नहीं कर सकते. बात समझ में आ गई क्या? ठीक है. तो एक लास्ट लिमिटेशन जो है हमारे पास, ये अहम है, आपको समझ में आनी चाहिए और इसके ऊपर कई बार सवाल अपने को मिल भी जाता है. अगर हम मैकेनिक्स की बात करें, इन मैकेनिक्स अगर आपकी फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन मोर देन थ्री फैक्टर्स. अगर फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर गई तो हम उसके लिए कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते. क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो ये फिजिकल क्वांटिटी अगर 3 फैक्टर से ज्यादा पर डिपेंड करने लगी तो हम उसके लिए फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाएंगे. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं या जो भी हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो 3 है, मास, लेंथ और एक टाइम. तो इनकी पार्स को जब मैं इक्वेट करूंगा, यहां पे कुछ x लिखा होगा, यहां पे y लिखा होगा, यहां पे लिखा होगा z और इधर भी कुछ लिखा होगा. जो भी हम करते हैं, अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी तो उसके अंदर हमने यही किया है. तो इसमें अगर आप यहां पर जो भी अल्फा, एल के लिए बीटा और टी के लिए गामा, तो अगर आप इनकी पार्स इक्वेट करोगे तो आपकी 3 इक्वेशन बनेंगी. समझ में आया? 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, तो बातें आराम से हो सकती हैं. लेकिन अगर 3 से ज्यादा फैक्टर पे डिपेंड किया तो यहां पर जो ये वेरिएबल हैं ये बढ़ के 4 हो जाएंगे, लेकिन इक्वेशन तो आप सिर्फ 3 ही बना सकते हो. बात समझ में आ गई क्या? तो ये तो किसी के पापा भी नहीं कर पाए कि 3 इक्वेशन हो और वेरिएबल 4 हो और वो सॉल्व कर दें. बात समझ में आ गया? तो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, 4 वेरिएबल के लिए 4 इक्वेशन चाहिए, लेकिन यहां से सिर्फ कितनी इक्वेशन बनती हैं? 3 इक्वेशन ही बनती हैं. क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है. तो ये थी सारी लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. बात समझ में आ गई आपको? तो यार 2-4 न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, फिर खत्म करते हैं इस टॉपिक को. एक इक्वेशन लिखी है यहाँ पे y इक्वल्स टू a sin ओमेगा x बाई वी माइनस के. उसने कहा अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इन केस इफ दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, और वो इतनी सी बात कहते हैं इन केस इफ दिस इक्वेशन इज फिजिकली रियलाइजेबल. और जो यहाँ पर हमने अल्फाबेट्स या जो भी पैरामीटर्स हमने यूज किए हैं उनकी यूजुअल मीनिंग्स हैं. तो ऐसा दिया होगा तो आपको समझना है y डिस्प्लेसमेंट, a एम्पलीट्यूड, x डिस्टेंस, v वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी. अगर आप 11वीं क्लास की शुरुआत में हैं तो ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी, लेकिन अगर आप कहीं 11वीं कंप्लीट कर चुके हैं तो ये बातें अगर नहीं भी कही जाएंगी तो आपको समझ में आ जाएंगी. क्यों? क्योंकि ये हम किसी चैप्टर के बीच में पढ़ चुके होंगे. तो उसने कहा अगर ऐसा है तो k की डायमेंशंस फाइंड आउट करके बताइए. तो बहुत ध्यान से देखो, क्या साइन के अंदर जितनी भी चीजें लिखी होती हैं इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट. इसको हम क्या कह देते हैं? आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन. इसका नाम है यार आर्ग्यूमेंट. वो वाला आर्ग्यूमेंट नहीं जो मैं तेरे से कर रहा हूं या तू मेरे से कर रहा है, वो उसे आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट अलग अलग. ठीक है. तो यहां पर ये जितनी भी चीज लिखी है ये डायमेंशन लेस होती है. क्या होती है बाबा? डायमेंशन लेस होती है. सर तुझे कैसे पता? क्योंकि मैंने कहा कि यार तूने भी पढ़ लिया कि एंगल होता है, साइन के साथ जो लिखा होता है वो क्या होता है? एंगल. और एंगल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है. एंगल क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी. बात समझ में आ गई क्या? तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो बढ़िया यार. तो मुझे इतना पता लग गया कि ओमेगा
एक्स बाय वी और यहाँ पे क्या है माइनस ओमेगा के। तो तुझे मेरी बताई हुई अगर इतनी सी बात याद हो कि दो क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट सिर्फ तब हो सकती हैं अगर उनकी डायमेंशन सेम हो। तो यहाँ पर ओमेगा एक्स बाई वी और ओमेगा के की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो ओमेगा कितना है टी इनवर्स, ओमेगा के लिए क्या लिखेगा बाबा टी इनवर्स लिखेंगे, एक्स के लिए क्या लिखेंगे एल और इसके नीचे क्या लिखा है एल टी माइनस वन। तो यार ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, तो डायमेंशन लेस बन गया। बात समझ में आ गई क्या? और यहाँ पे ओमेगा के लिए क्या होगा टी की पावर माइनस वन और यहाँ पे कौन है के। बात समझ में आई कि नहीं आई यार? तो क्या हो गई इसकी डायमेंशन के इज इक्वल्स टू टी। तो के की जो डायमेंशन होंगी, के की जो डायमेंशन होंगी वो किसके किसके इक्वल होंगी टाइम के इक्वल। तो सवाल तेरे सामने है, बात समझ में आ गई? बहुत ही बेसिक सवाल समझ में आएगा। चल एक और सवाल करते हैं। सवाल कुछ ये लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी, उसने U को क्या बोला पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, सवाल लिख देता हूं मैं A अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस B कैपिटल B। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब उसने कहा अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, देख U को क्या बोला उसने पोटेंशियल एनर्जी और x को क्या बोला उसने डिस्टेंस। मैं लिख देता हूं U को क्या बोला उसने पॉट E, समझ में आया क्या? x डिस्टेंस है बस, और कुछ है ही नहीं यार। ठीक है, तो अब तेरे से उसने क्या पूछ ली फाइंड डायमेंशंस ऑफ A इंटू बी। A इंटू बी की डायमेंशंस पूछ ली उसने। फाइंड डायमेंशंस ऑफ A इंटू बी इसकी पूछ ली। तो यार क्या कोई बहुत बड़ी बात है क्या? तो मेरी बात सुन, अगर b और एक्स स्क्वायर ऐड हो रहे हैं तो डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं, अगर b एक्स स्क्वायर में ऐड हो रहा है तो इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ b डायमेंशंस ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी सेम। और x क्या है डिस्टेंस है, तो b की जो डायमेंशन हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी एल स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या? अब अगर मैं ऊपर बात करूं और इधर लेफ्ट हैंड साइड देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है एम एल टी माइनस टू। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ए की डायमेंशन मुझे पता नहीं है तो एक्स अंडर रूट, तो इसकी क्या लिख दूंगा एल की पावर वन बाई टू और नीचे क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। समझ में आएगा? तो ए की डायमेंशन बिना टाइम लगाए, तो यहां पर m जब इसको तू सॉल्व कर लेगा तो क्या आ जाएगा l की पावर 7/2 t की पावर माइनस टू इक्वल्स टू a। तो ये रही a की डायमेंशन। लेकिन सवाल तुम्हारा कहाँ था? a और b प्रोडक्ट की डायमेंशन बतानी थी। तो a की डायमेंशन ये रही और b की डायमेंशन ये रही, तो दोनों को जब ऐसे लिखेगा तो क्या हो जाएगा l की पावर 7/2 प्लस 2, तो यानी क्या हो जाएगा 11/2। l की पावर क्या हो जाएगी और यहाँ पे t की पावर 2 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये रही ए बी की डायमेंशन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? चल एक और सवाल करते हैं बाबा। अगर मैं कहूं कि ये कोई नया यूनिट सिस्टम है, निब्बी, ऐसी टर्म आ गई मेरे दिमाग में, तेरे नाम से लिख ले निब्बी सिस्टम। इस निब्बी सिस्टम में जो फंडामेंटल्स हैं हमारे क्या हैं 100 मीटर 100 सेकंड 1/10 kg, 100 मीटर 100 सेकंड 1/10 kg, ये इनके फंडामेंटल्स हैं। ये इनके क्या है बाबा फंडामेंटल्स। और सवाल इसने जो तेरे से पूछा कहने लगा न्यू यूनिट ऑफ फोर्स बता दे। न्यू यूनिट ऑफ फोर्स बता दे। सवाल सुना तूने? न्यू यूनिट ऑफ फोर्स बता दे। फाइंड न्यू यूनिट ऑफ फोर्स। तो अगर तुझे ध्यान हो मैंने तुझे कुछ ऐसा बताया था N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। तो मुझे इस वाले सिस्टम में, ये यूनिट सिस्टम 2 है, यूनिट सिस्टम 1 तो मेरा वही है जो मैं जानता हूं, जो मैं बचपन से पढ़ता आया हूं, ऐसा ही सिस्टम वही मेरा क्या है, वही मेरा U1 है। बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पे मेरा क्या लिखा 1, तो N2 की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकता है M1 डिवाइडेड बाय M2। और सुन इसकी फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है M
एल टी माइनस टू। तो यहाँ पे क्या गया M1 बाई L2, यहाँ पे क्या आ जाएगा L1 बाई L2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा T1 बाई T2 की पावर -2। बात समझ में आ गई क्या? और यहाँ पे कौन है अपना N2। तो M1 किसके इक्वल है 1 kg के और M2 किसके इक्वल है 1/10 kg के, 1/10 kg। तो ये तो हो गई मास की बात। लेंथ की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है हमारे वाले सिस्टम में क्या होता है 1 मीटर और इनके वाले सिस्टम में क्या है 100 मीटर। बात समझ में आ गई क्या? उसके बाद अगर सेकंड की बात करेंगे तो हमारे यहाँ तो होता है 1 सेकंड और यहाँ पे क्या आता है 100 सेकंड। इनके यहाँ पे 100 सेकंड माना गया है। इसको सॉल्व करके जो आएगा वो क्या है N2, kg से kg, मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड, जे बाजे। और ये तो बच गए। अब इसको सॉल्व कर ले, तेरा आंसर मिल जाएगा। जल्दी से सॉल्व कर, आंसर बता। समझ में आया क्या? हुआ। और यहाँ पे हाँ सॉरी ये -2 है, ठीक है। चल कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बता कि N2 कितना आया। कुछ नहीं, जस्ट ऐसे ही तुझे भी लगे कि हाँ कुछ किया मैंने। चल नेक्स्ट सवाल लिखते हैं जल्दी से। ये जेई में आया हुआ सवाल है, जेई 2003 और 4 में आया हुआ सवाल है। बहुत ध्यान से देखना, देख कितने फुदू फुदू सवाल आ जाते हैं कभी कभी। P is equals to alpha divided by beta e raised to power minus alpha z डिवाइडेड बाय के थीटा। मैं बोल रहा हूं दोबारा, बहुत ध्यान से सुन। अल्फा बाय बीटा ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा जेड डिवाइडेड बाय के थीटा, ये इतना दिया हुआ है। बात समझ में आ गई क्या? इनके यूजुअल मीनिंग लिख कि जेड कौन है तेरा, जेड को बोल रहा है डिस्टेंस, जेड को क्या बोल रहा है डिस्टेंस, थीटा को क्या बोल रहा है टेम्परेचर, और के को क्या बोल रहा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के को क्या बोल रहा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सर मेरी तो हिल गई। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कह रहा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं पता। मैंने कहा मैं बताऊंगा ना यार, तो लोड क्यों ले रहा है। समझ में आ गया? और पी कौन है प्रेशर, पी कौन है तेरा प्रेशर है। जल्दी से लिख सवाल, पी कौन है प्रेशर। उसने कहा इफ द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इफ द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट देन फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ बीटा, देन फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ बीटा। इतने में रब करता हूं, तो जल्दी सॉल्व कर। चल सॉल्व हो गया होगा, जल्दी से क्रॉस चेक कर। सुनता है बाबा, अगर पी कौन है प्रेशर है। देख अपने को तो सबसे पहले ये पता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या तुझे मेरी बात समझ में आई? तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी डायमेंशन है प्रेशर की डायमेंशन, और प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है ML T तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या हो जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड कितनी डायमेंशन हो जाएगी ML2 सॉरी ML T-2 तो किसकी होती है फोर्स की, तो उसको एरिया से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगी ML-1 T-2, ML-1 T-2। अब तुझे मैं शायद इनकी डायमेंशंस, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी L हो जाएगी, समझ में आएगा। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी केल्विन। सर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मैं बोल रहा था ना, मैंने कहा बाबा गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। प्रेशर की ये लिख दी, ठीक है। बीटा की डायमेंशन बतानी है। बात समझ में आई क्या? तो बात सुन, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कहाँ। अच्छा आर तुझे पता है क्या, जूल पर मोल पर केल्विन। इसके लिए क्या होता है जूल पर मोल पर केल्विन। तो मोल जूल तो ML-T-2 मोल इनवर्स के इनवर्स। अगर तू सेकंड वीडियो देखेगा तो उसके अंदर ये सब कर रखा है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड भी कुछ ऐसे ही होना चाहिए।
तो मैं तुझे ये बात बताना चाहता हूं कि यार ये जो इतना सब ना भी पता होता तो हम ये सवाल बड़ी आसानी से नहीं कर सकते थे। देख, पहली बात तो तुझे ये पता होनी चाहिए कि एक्सपोनेंशियल के अंदर जो भी लिखा होता है ये क्या लिखी होती है, नंबर लिखा होता है। एक्सपोनेंशियल की पावर जो भी होती है वो क्या होती है, एक नंबर होती है। नंबर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो ये सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे अगर हम देखें इसको, के अल्फा जेड डिवाइडेड बाई के थीटा, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कौन है डायमेंशनलेस? अल्फा जेड डिवाइडेड बाय के थीटा, ये एक डायमेंशनलेस है जिसमें अल्फा के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, ये क्या होती है, एल। और के लिए मैं क्या लिख के बैठा हूं, एम एल टी माइनस टू मोल इनवर्स के इनवर्स, एम एल टी माइनस टू मोल इनवर्स के इनवर्स। तो ये किसके लिए लिखा, सिर्फ अभी के लिए। थीटा के लिए क्या होता है, केल्विन होता है। तो जब केल्विन यहाँ पे इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा, जब केल्विन इसके साथ यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या के माइनस वन को लेके भाग जाएगा, भाग बाबा भाग जा, नहीं बाबा नहीं। तो बाबा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा एल, एक एल से एक एल भी बजा डाल ले। और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा की डायमेंशन एम टी माइनस टू मोल इनवर्स। बात समझ में आ गई क्या? एक मिनट सुन, यहां पे क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू होती है एनर्जी के लिए, क्या होती है, सॉरी, एम एल टू टी माइनस टू। तो यहां पे एल टू है, एक एल बचेगा। सही टाइम ध्यान आ गया बाबा, चल। तो ये रही अल्फा की। अब ये तो एक डायमेंशनलेस है, ये पूरा क्या हो गया, डायमेंशनलेस। तो मुझे इतना पता है कि अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा, इसकी जो डायमेंशन होंगी वो प्रेशर की डायमेंशन को मैच करनी चाहिए। तो ये किसके इक्वल होनी चाहिए, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और अल्फा की डायमेंशन ये लिखी, तो बीटा की क्या हो जाएंगी, बहुत ध्यान से सुन। मैं अल्फा को पुट कर रहा हूँ, अल्फा को पुट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एम एल टी माइनस टू मोल इनवर्स, और वो सब आ जाएगा नीचे, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब m से तो m बच पड़ा, टी रेज़ पावर माइनस टू से टी रेज़ पावर माइनस टू बच पड़ा, तो ये क्या हो गया, L2 मोल की पावर माइनस वन। तो किसकी डायमेंशन आ गई, ये बीटा की डायमेंशन आ गई। बात समझ आएगा भाई, बहुत आसान है वे, लोड नहीं लेना, पागल है क्या? चल जल्दी से देख। ये आ गया तेरा आंसर। बता, इतना घटिया सवाल आता है यार जेई में। चल एक और सवाल करते हैं। एक सवाल तेरे लिए मैं तुझे होमवर्क में देना चाहता हूं। होमवर्क में क्या है तेरे लिए सवाल, आंसर बताएगा मुझे, ठीक है? उसने लिखा 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। गलत नहीं हो जाए, रुक जाए एक मिनट। हाँ, इफ 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये सवाल है, इफ 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू x न्यूटन सेकेंड। अगर ऐसा कह दिया गया, कि अगर 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड x न्यूटन सेकेंड के इक्वल है, देन फाइंड x। ये सवाल है, कमेंट ऑन इट। समझ में आएगा? कमेंट में क्या करेगा, आंसर करेगा पागल। ये नहीं लिखना कि मुझे नहीं आता, सॉल्व करेगा। देखता हूं तुझे आता है कि नहीं आता। एक आखिरी सवाल और कर लेते हैं, बस फिर इसको खत्म करते हैं। उसके बाद मैं तुझे एरर्स पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? एरर्स। देख, तूने कभी लिक्विड की ड्रॉप को ऐसे डाला तो क्या वो ऐसे वाइब्रेट करती है थोड़ी देर तक, बर्र, और फिर धीरे धीरे होकर ऐसे ऐसे स्टेबल हो जाती है? ऐसा होता है यार, तू पानी के अंदर भी बूंद डाले तो पानी पहले थोड़ी देर हिल 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 फिर ऐसे स्टेबल हो जाता है। तो उसी की बात कर रहा हूँ। तो उसी की बात क्या कर रहा हूँ, देख, एक नया क्वेश्चन है। टी कौन है? टाइम पीरियड ऑफ vibration of liquid drop
जिसकी सरफेस टेंशन है एस, रेडियस है आर और डेंसिटी है रो। जो भी वो ड्रॉप है, ये ड्रॉप है, तो इसकी सरफेस टेंशन, सर मुझे नहीं पता, मैंने कहा हौसला रख, ये हौसला कैसे रुके। सरफेस टेंशन क्या है एस, रेडियस कितना है स्मॉल आर, और डेंसिटी है इसकी रो। अब उसने कहा कि टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन इन सबकी टर्म्स में निकाल। टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप डिपेंड्स ऑन surface tension liquid drop, radius of liquid drop, density of liquid drop. Derive the expression for T K U round 2. चल बहुत आसान है, मैं तुझे करवा चुका हूं। अब तू रोना पीटना मचाने वाला है तो ठीक है, रो ले। अगर तूने ऐसे सांस रोक के दिखाई ना कि नहीं आता नहीं आता, कई बार करा चुका हूं ये सवाल। चल ध्यान से देख, कुछ नहीं करना तूने, सिंपल बस ये लिखना है टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड तुझे पता होना चाहिए। ये किस पे डिपेंड करता है? सरफेस टेंशन पे डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है मुझे नहीं पता। उसकी पावर ए होगी, उसकी पावर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, मुझे नहीं पता, बस डिपेंड करता है। मैंने कहा ले, और इसकी पावर मैंने लिख दी ए, और उसके बाद रेडियस है, रेडियस की पावर मैंने क्या लिख दी बी, और डेंसिटी है, डेंसिटी की पावर मैंने क्या लिख दी सी। और उसके बाद मैंने वही उसी तरीके से यहाँ पे के एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट लगा दिया, और एस की पावर ए लगा दी, आर की पावर बी लगा दी, रो की पावर सी लगा दी। तुझे मेरी बात समझ में आई? तो टाइम पीरियड, अब इनकी डायमेंशंस पुट कर दे, क्या कर देगा? डायमेंशन पुट कर देगा। सर सरफेस टेंशन मेरे दिमाग में अटक रही है। मैंने कहा बाबा फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। अरे हाँ कि ना यार, सुनना यार। तो यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए जो डायमेंशन आएगी वो आएगी कैपिटल टी। के तो डायमेंशन लेस है, सरफेस टेंशन के लिए क्या लिख देगा? न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर तो इसकी यूनिट है, तो डायमेंशन के लिए क्या लिख देगा? एम टी माइनस 2, एम टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2 होता है। जब मैं उसको लेंथ से डिवाइड करूंगा तो वो क्या बच जाएगा? एम टी माइनस 2 बच जाएगा। और इसकी पावर क्या है? ए है, आर रेडियस है, तो इसकी पावर एल, डायमेंशन एल की पावर बी। और डेंसिटी के लिए क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब, यानी कि मास डिवाइडेड बाय एल की पावर 3, यानी कि एम एल माइनस 3। और इसकी पावर क्या आ जाएगी? सी आ जाएगी। समझ में आएगा? तो यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड अगर देखें, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1, और यहाँ पे अगर तू एम को लिखने लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? एम की पावर ए है, एम की पावर सी है, तो ए प्लस सी। अगर एल के लिए बात करने लग जाएगा तो एल की पावर बी है और माइनस 3 सी है। और अगर यहाँ पर तू टाइम की बात करने लग जाएगा तो टी की पावर माइनस क्या है? 2 है। तो हमें सबसे पहले जो इक्वेशन बनती है ऑन कंपेयरिंग द पार्ट्स ऑफ एम, ऑन कंपेयरिंग द पार्ट्स ऑफ एम, ए प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू 0, बी माइनस 3c मस्ट बी इक्वल टू 0, माइनस 2a मस्ट बी इक्वल टू 1, वेयर from where we can easily say that a is equals to minus 1/2, yes। और अगर a minus 1/2 है तो इसको ले जाके यहाँ पे पुट कर, और यहाँ से तुझे पता लग जाएगा कि c है 1/2। c कितना है? 1/2। और अगर तुझे a और c पता लग जाएंगे तो क्या तुझे b भी पता लग जाएगा? तो c को ले जाके यहाँ पे पुट करेगा तो क्या ये 3/2 बन जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b की पावर आ जाएगी 3/2। बात समझ में आ गई क्या? मैं एक बार चेक कर लूँ, मैं गलती बहुत कर देता हूँ। तो a प्लस सी इक्वस टू 0 है, बहुत शानदार है। माइनस 2a इक्वस टू 1, ये b माइनस 3c इक्वस टू 0, माइनस 2a इक्वस टू 1, a इज इक्वस टू माइनस 1/2। जब a माइनस 1/2 है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस 1/2। बात समझ में आ गई क्या? 1/2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3/2। ये माइनस के साथ उधर जाएगा तो 3/2। चलो अभी मैं श्योर हो सकता हूँ। मैं जल्दबाजी इतनी करता हूँ ना कि मैं चेक करने के बाद भी मिस्टेक कर देता हूँ। मेरी मम्मी कहती थी मतलब, छोड़ क्या कहती थी यार। देख तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड का जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? जल्दी से देख, इस वाले इक्वेशन के पास जा। तो k इज इक्वल टू, ए कितना है तेरे पास? माइनस 1/2, तो एस की पावर क्या आ गई? 1/2। और यहाँ पे जो रेडियस है उसके लिए क्या है? b, तो इसकी क्या आ गई? 3/2। और जो डेंसिटी है, डेंसिटी के लिए c है, तो c क्या है? 1/2। ये रहा आंसर। समझ में आएगा? ये कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। समझ में आया? तो बाबा इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लें कि असाइनमेंट का लिंक है या नहीं है। अगर है तो उसको डाउनलोड करो और होमवर्क शुरू करो। बात समझ में आ गई क्या?
तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरर्स की। बाबा बहुत सेक्सी टॉपिक है, मजा आने वाला है। चल तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।